हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं कहानी अंडर कवर अमीरजादा। आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 2। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों तक भेजना और उनको भी ये कहानी जरूर सुनाना। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 2, अंडर कवर अमीरजादा। इसी समय उधर मैरिज हॉल के अंदर दुल्हन के ग्रीन रूम के अंदर एक अलग ही खुशनुमा माहौल था। शिवानी अपने भारी भरकम लाल रंग के डिजाइनर लहंगे में सजी आईने के सामने बैठी थोड़ी नर्वस लग रही थी। तभी दरवाजा खुला और अनिका अंदर आई। अनिका ने आते ही दरवाजा बंद किया और शिवानी को आईने में निहार कर अपनी दोनों नजरें उतारने का इशारा करके कहा, हाय मेरी जान, नजर ना लगे किसी की तुझे। क्या लग रही है यार, सच बता रही हूँ शिवानी। ईशान तुझे इस लहंगे में देखेगा ना तो मंडप में ही बेहोश हो जाएगा। उसे तो आज हार्ट अटैक पक्का आना है। उसके ये बात सुनकर शिवानी के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई। उसने घबरा के हुए अनिका का हाथ पकड़ा और कहा, सच में अनिका, मैं ठीक तो लग रही हूं ना? ये मेकअप बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया? यार मुझे तो घबराहट हो रही है। ईशान के डैड संजय अंकल का जो नेचर है ना, मुझे डर लग रहा है कहीं वो किसी बात पर भड़क ना जाए। तो जानती है ना कि वो कितने ज्यादा डिमांडिंग और कड़क मिजाज के हैं। तभी आगे से अनिका ने शिवानी के माथे को चूमा और तसल्ली देकर कहा, तुम फालतू में क्यों टेंशन ले रही है? आज तेरी शादी है, तू सिर्फ ईशान के बारे में सोच। और रही बात उस सड़े हुए संजय मेहरा की, तो तू उसकी फिक्र मत कर। तेरे पापा ने सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज किया है, कोई कमी नहीं रखी है। और वैसे भी वो आदमी दुनिया भर के सामने तो इंटरनेट पर ब्लॉग्स लिख लिख कर समाज सुधारने का ढोंग करता है ना, करप्शन और कुरीतियों के खिलाफ लंबा चौड़ा भाषण देता रहता है। तो आज अपने बेटे की शादी में कोई तमाशा थोड़ी करेगा। तू बस शांति से बैठ, मैं जरा बाहर जाकर देखती हूँ कि तेरे पापा कहाँ हैं। वो काफी देर तक मुझे दिखे नहीं। ये कहकर अनिका कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन अनिका और शिवानी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसी विशाल मैरिज हॉल के अंदर एक छुपे हुए वीआईपी लाउंज में कुछ बहुत ही शर्मनाक और भयानक घट रहा था। उस छोटे से लेकिन आलीशान कमरे में ईशान के पिता संजय मेहरा एक शाही सोफे पर अपनी टांग पर टांग रखे बड़े घमंड और गुरूर में बैठे थे। उनके सामने शिवानी के पिता धीरज जी हाथ जोड़े हुए सिर झुकाकर खड़े थे। धीरज जी एक सादे मिडिल क्लास आदमी थे, जिन्होंने अपनी बेटे की खुशियों के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इस शादी में लगा दी थी। तभी संजय मेहरा ने सामने टेबल पर रखी एक गाड़ी की चाबी को अपनी उंगलियों से दूर धकेल कर बड़ी कड़वी और जहरीली आवाज में कहा, धीरज जी, ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ? मैंने आपसे साफ साफ लफ्जों में कहा था कि मुझे मेरे बेटे अपने ईशान के लिए बीएमडब्ल्यू का टॉप मॉडल चाहिए, और आप ये क्या कबाड़ उठा लाए? बीएमडब्ल्यू का बेस मॉडल? आप मेरी हैसियत का मजाक उड़ा रहे हैं क्या? उनकी ये बात सुनकर आगे से धीरज की आंखों में आंसू छलक आए। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने गिड़गिड़ा कर कहा, समधी जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं एक साधारण सा सरकारी एम्प्लॉय हूँ। मेरी जिंदगी भर की जो भी बचत थी, मेरा पीएफ, मेरा फंड, सब कुछ मैंने इस शादी में लगा दिया। आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही हॉल बुक किया, वैसा ही खाना रखा। लेकिन ये टॉप मॉडल गाड़ी, समझी जी, उसकी कीमत मेरे बजट से बहुत ज्यादा बाहर थी। मैंने फिर भी कर्जा लेकर आपके लिए बेस मॉडल गाड़ी मंगवा दी। प्लीज इसे कबूल कर लीजिए। आज के दिन ये पैसों की बात शोभा नहीं देती। उनकी ये बात सुनकर आगे से संजय मेहरा ने गुस्से में अपने सोफे के हत्थे पर जोर से मुक्का मारा और अपनी जगह से खड़े होकर दहाड़ कर कहा, शोभा नहीं देती? आप मुझे दिखाएंगे कि शोभा क्या देता है और क्या नहीं। धीरज जी,
अगर आपकी हैसियत ही नहीं थी, आपकी औकात नहीं थी मेरी बराबरी करने की, तो आप संजय मेहरा के घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए ही क्यों? आपको अपनी चादर देखकर पैर पसारने चाहिए थे ना। उसकी ये बात सुनकर आगे से धीरज जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और लगभग रो कर कहा, समझी जी, ये रिश्ता मैंने नहीं, आपके बेटे ईशान और मेरी शिवानी ने चुना है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तो बस अपनी बेटे की खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आज बारात दरवाजे पर आ चुकी है। प्लीज इस वक्त ऐसा कोई तमाशा मत कीजिए। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी समाज में नाक कट जाएगी। समझी जी, मुझ पर रहम कीजिए प्लीज। लेकिन संजय मेहरा के दिल में जैसे पत्थर बैठा था। उन्होंने अपनी उंगली धीरज जी के चेहरे की तरफ उठाकर धमके भरे स्वर में कहा, नाक तो मेरी कटेगी धीरज जी। अगर कल को मेरे बिजनेस सर्कल के लोगों को ये पता चला कि संजय मेहरा ने समधी में उन्होंने क्या दिया, तो मैं क्या कहूंगा? कि वो एक बेस मॉडल गाड़ी की भीख देकर गए हैं? मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर अगले 1 घंटे के अंदर मुझे उस गाड़ी के टॉप मॉडल के पेपर और चाबी यहाँ टेबल पर नहीं मिले, या फिर उस गाड़ी और टॉप मॉडल के बीच का जो कैश डिफरेंस है वो यहाँ नहीं मिला, तो बारात ऐसे ही इसी वक्त खाली वापस लौट जाएगी और आप अपनी बेटी को इसी मंडप में बिठाकर रोते रहिएगा। मेरा आखिरी फैसला यही है। संजय मेहरा की यह बात सुनकर धीरज के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो चक्कर खाकर वहीं कुर्सी पर गिर पड़े। लेकिन संजय मेहरा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस वीआईपी कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और दरवाजे के बिल्कुल ठीक बाहर अनिका खड़ी थी। उसने धीरज जी को उस कमरे में जाते देखा था और उनके वो पीछे पीछे आ गई थी। अनिका ने अपने स्मार्टफोन का कैमरा ऑन कर रखा था। वो पिछले 5 मिनट से संजय मेहरा की इस पूरी घटिया हरकत, उनके एक एक शब्द और दहेज की इस गंदी मांग की वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी थी। जब संजय मेहरा ने वापस बारात ले जाने की धमकी दी, तो अनिका का खून खोलकर उसकी आंखों में उतर आया। उसने अपने फोन की रिकॉर्डिंग सेव की और पूरे गुस्से से दरवाजे को जोर से लात मारकर खोला। धड़ाम। उसका जमीर अब उसको चुप रहने की इजाजत नहीं दे रहा था, इसलिए वो अंदर दाखिल हो चुकी थी। वहीं दरवाजा खुलने की आवाज से संजय मेहरा और धीरज जी दोनों चौंक गए। तभी अनिका ने धीरे से ताली बजाकर कमरे के अंदर वो दाखिल हुई और उसकी ताले की आवाज उस सन्नाटे में किसी तमाचे की तरह गूंज गई। उसने एक खौफनाक मुस्कान के साथ संजय मेहरा की आंखों में सीधा देखकर कहा, वाह क्या बात है, बहुत ही शानदार। समाज सुधारक, ज्ञान के देवता, इंटरनेट पर ईमानदारी के लंबे लंबे ब्लॉग्स लिखने वाले महान श्री श्री संजय मेहरा जी, आपके इस दोहरे चरित्र और इस घटिया नियत को देखकर तो मुझे सच में उल्टियां आ रही हैं। वहीं संजय मेहरा एक लड़की को अपने सामने इस तरह बेबाकी से बोलता देखकर हक्के बक्के रह गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो लड़की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में बिना इजाजत के घुसने की और मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात करने की? बाहर निकलो यहां से। तभी धीरज जी ने घबराकर अपनी जगह से उठकर कहा, हनिका बेटा, तुम जाओ यहां से, ये बड़ों के बीच की बात है, तुम बीच में मत पड़ो बेटा। लेकिन तभी आगे से अनिका ने अपना हाथ उठाकर धीरज जी को रुकने का इशारा किया। वो कदम दर कदम संजय मेहरा की तरफ बढ़ने लगी थी। उसका लहजा अब किसी धारदार तलवार की तरह हो चुका था। उसने अपना फोन संजय मेहरा के ठीक सामने किया, जहां वो रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो स्क्रीन पर चल रहा था। अनिका ने बड़ी ठंडी लेकिन चुपती हुई आवाज में कहा, "हाँ, बड़ों की बात। अंकल जी, बड़े वो होते हैं जिनकी सोच बड़ी होती है, जिनकी नीयत
ऐसी सड़क छाप भिखारियों जैसी हो। वो सिर्फ उम्र में बड़े हो सकते हैं, हैसियत में नहीं। संजय मेहरा जी, जरा अपनी आंखें खोलकर इस स्क्रीन को देखिए। आपकी वो गंदी जबान और आपकी वो घटिया दहेज की मांग और धीरज अंकल को दी गई आपकी वो बारात लेकर वापस जाने की धमकी, सब कुछ इस फोन में बहुत ही एचडी क्वालिटी में रिकॉर्ड हो चुका है। वीडियो देखते ही संजय मेहरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उन्होंने हड़बड़ाकर अनिका का फोन छीनने की कोशिश की और गुर्रा कर कहा, ए लड़की, ये फोन मुझे दे दे। तो जानती नहीं है तू किससे पंगा ले रही है। मेरा नाम संजय मेहरा है। मैं 1 मिनट में तुझे बर्बाद कर सकता हूं। लेकिन अनिका ने बिजली की फुर्ती से अपना हाथ पीछे कर लिया और संजय मेहरा को घूर कर अपनी उंगली उनके सीने की तरफ तान कर कहा, चिल्लाइए मत मेहरा जी, वरना मैं यहीं इसी वक्त ऐसा तमाशा करूंगी कि आपके वो जो बाहर सूट बूट पहनकर मेहमान घूर रहे हैं ना, वो सब यहां आप पर थूकेंगे। आप मुझे बर्बाद करेंगे। अरे, मैं आपकी वो धज्जियां उड़ाऊंगी कि आप जिंदगी भर मुंह छुपाते फिरेंगे। ये कहते हुए अनिका ने फोन को अपनी मुट्ठी में कसकर आगे कहा, आप इंटरनेट पर दूसरों के काले धंधों के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉग्स लिखते हैं ना, लोगों को करप्शन पर ज्ञान बांटते हैं। जरा सोचिए, अगर मैंने ये वीडियो अभी इसी वक्त आपके नाम के साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइव कर दिया तो क्या होगा। सोचिए, जो लोग आपको एक मसीहा मानते हैं, वो जब आपका ये असली लालची और दहेज का भूखा चेहरा देखेंगे तो आपके उन आदर्शवादी ब्लॉग्स का क्या होगा। वो सब के सब धूल में मिल जाएंगे मेहरा जी। संजय मेहरा का घमंड टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि यह लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि एक ऐसा बवंडर है जो उसका पूरा अस्तित्व मिटा सकती है। लेकिन अनिका यहां नहीं रुकी। उसने अपनी बात को और जहरीला बना कर रहा कहा, और फेसबुक तो छोड़िए, मेरे पापा गवर्नर हैं। मैं अभी इसी वक्त इस वीडियो को सीधा एसपी साहब को फॉरवर्ड कर दूंगी। दहेज मांगना और बारात वापस लेकर जाने की धमकी देना दोनों गैर जमानती अपराध है मेहरा जी। आप और आपका ये जो झूठा रसूख है ना, वो सीधा जेल की हवा खाएगा और फिर आप हवालात के अंदर बैठकर ब्लॉग्स लिखिएगा कि दहेज मांगना स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। उसकी यह बात सुनकर संजय मेहरा के पैरों की ताकत जवाब दे गई। वो धम से वापस सोफे पर बैठ गए। उनकी सारी अकड़, उनका सारा गुरूर उस एक वीडियो और अनिका की इन धमकियों के सामने चूर चूर हो गया। संजय मेहरा ने कांपती हुई आवाज में अपने होठ चबाकर कहा, तुम तुम क्या चाहती हो? जो तुम कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये वीडियो बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरी बरसों की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी अनिका ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, इज्जत? जो चीज आपके पास कभी थी ही नहीं, वो मिट्टी में कैसे मिलेगी? खैर, मेरी शर्त बड़ी सीधी सी है मेहरा जी। आप अभी इसी वक्त बाहर मंडप में जाएंगे, धीरज अंकल के पैरों में गिरकर उनसे इस घटिया हरकत के लिए माफी मांगेंगे, और जो बाहर पुरानी आल्टो गाड़ी खड़ी है ना, आज बारात की विदाई उस आल्टो में होगी। कोई BMW नहीं जाएगी आपके घर। और अगर शादी में या शादी के बाद आपने आपके किसी भी रिश्तेदार ने शिवानी को दहेज के लिए एक शब्द भी कहा, तो याद रखिएगा, ये वीडियो मेरे फोन के क्लाउड में हमेशा सेव रहेगा। जिस दिन शिवानी की एक भी शिकायत आई, उसी दिन ये वीडियो पुलिस के टेबल पर होगा। अनिका की शर्तें सुनकर धीरज की आंखों में सम्मान और कृतज्ञता के आंसू आ गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह संजय मेहरा जैसे रसूखदार आदमी को उसके ही घुटनों पर ला देगा। वहीं संजय मेहरा के पास अब अनिका की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता था ही नहीं। उन्होंने अपनी हार मानकर सिर झुका लिया। तभी अनिका ने धीरज जी का हाथ पकड़ा, उन्हें कुर्सी से उठाया और बड़ी नरमी से कहा,
चलिए अंकल, बाहर चलिए। मंडप में शिवानी आपका इंतजार कर रही है। और मेहरा जी, आप भी चलिए। आपका समाज सुधारक का रोल निभाने का वक्त आ गया है। यह कहकर अनिका सीना ताने पूरे रौब के साथ उस कमरे से बाहर निकल गई। और उधर मैरिज हॉल के दूसरे छोर पर नितेश अभी भी उस 130 रुपए को अपनी मुट्ठी में दबाए अनिका को ढूंढ रहा था। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वो पागलों की तरह ढूंढता जा रहा है, वो लड़की अभी अभी शहर के सबसे बड़े और खौफनाक बिजनेसमैन से एक संजय मेहरा को उसकी औकात दिखाकर आ रही है। अगर नितेश को अनिका के इस कारनामे का पता चलता तो शायद उसका प्यार दीवानगी की हर हद को पार कर जाता। संजय मेहरा के अंदर कितनी भी जहर और गुरूर क्यों ना भरा हो, लेकिन अनिका के उस एक वीडियो और उसकी खौफनाक धमकियों ने उनके घमंड के परखचे उड़ा दिए। मजबूरी ही सही, लेकिन संजय मेहरा के घुटने अपने आप झुकने लगे थे। बाहर मंडप में आकर उन्होंने चेहरे पर एक झूठी और बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। धीरज जी के गले लगकर ऐसे दिखावा किया जैसे वो दुनिया के सबसे महान और समझदार समधी हो। हवन कुंड की पवित्र अग्नि के चारों और ईशान और शिवानी ने 7 फेरे लिए। पंडित जी के मंत्रों की गूंज और फूलों की बारिश के बीच वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। इसके बाद विदाई का वक्त बड़ा इमोशनल था। धीरज जी की आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शिवानी भी अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। तब अनिका ने आगे बढ़कर शिवानी को संभाला। उसने शिवानी के आंसू पोंछकर कहा, अरे मेरी पागल दोस्त, रो क्यों रही है? कोई 7 समंदर पार थोड़ी जा रही है तू। और हाँ, अगर इस ईशान ने तुझे जरा भी परेशान किया ना, या तेरे उस ससुर ने कोई भी डरामा किया, तो मुझे बस एक मिस कॉल मार देना। मैं आधी रात को आकर इनकी लंका लगा दूंगी, समझी? उसकी ये बात सुनकर आगे से शिवानी रोते रोते मुस्कुरा पड़ी। उसने अनिका को कसकर गले लगाया और रूंधे हुए गले से कहा, तो हमेशा मेरी ढाल बनकर खड़ी रही है अनिका। आज अगर तू ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू सो मच यार, मैं तुझे बहुत मिस करूंगी। तभी अनिका ने उससे प्यार से झिझक कर कहा, चल अब ज्यादा ड्रामा मत कर, चुपचाप अपने उस आल्टो में बैठ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। मैं कल सुबह तुझे कॉल करूंगी। कायदे के हिसाब से विदाई के बाद शिवानी अपने ससुराल यानी ईशान के घर चली गई। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार और मेहमान भी अपने अपने घर लौट गए। वहीं अपनी उस भारी भरकम ड्रेस और दिन भर की भागदौड़ से अनिका भी बुरी तरह से थक चुकी थी। इस पूरी अफरा तफरी और शिवानी की विदाई के इमोशनल माहौल में वो उस इवेंट मैनेजर यानी नितेश और अपने 130 रुपए के चेंज को तो जैसे पूरी तरह भूल ही गई थी। अनिका जब अपने घर पहुंची तो रात के 2 बज चुके थे। वो अपने फ्रेंड के लिए बड़ा खुश थी। उसने अपने भारी कपड़े बदले, मेकअप उतारा और जैसे वो अपने नर्म बिस्तर पर लेटी, थकान के मारे उसे कब गहरी नींद आई उसे पता ही नहीं चला। वो एक बड़ा सुकून और चैन की नींद सो रही थी, इस बात से कि शहर के किसी दूसरे कोने में कोई इंसान उसकी यादों में पागल होकर अपनी नींदें हराम कर चुका है। इधर जब अनिका चैन की नींद सो रही थी, उसी समय मनाली की उन सर्द और सुनसान सड़कों पर नितेश अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठा स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखें लाल थी और दिल में एक बेचैनी का तूफान उठ रहा था। उसकी मुट्ठी में अभी भी वो 130 रुपए दबे थे। नितेश ने गहरी सांस ली और खुद से बड़बड़ा कर कहा, कौन है तू अनिका? तूने मेरे इस पत्थर दिल का क्या हाल कर दिया है? मैंने दुनिया की हर खूबसूरत चीज देखी, लेकिन तेरे उस गुस्से में, तेरी उस बेबाकी में जो नशा था, मैंने आज तक वो कहीं नहीं देखा। मैं एक पल, सिर्फ एक पल भी तेरे ख्याल के बिना नहीं गुजार पा रहा हूं। तुझे तेरे बारे में सब कुछ जानना है मुझे, अभी इसी वक्त। नितेश के अंदर का जुनून अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वो सुबह होने का इंतजार नहीं कर पाया।
उसने बस एक इंसान अनिका के बारे में पूरी डिटेल चाहता था, और जो उसे दे सकता था वो था ईशान, या फिर ईशान की नई नवेली दुल्हन शिवानी। नितेश ने झटके में गाड़ी का गियर बदला और गाड़ी को सीधे ईशान के उस प्राइवेट फार्म हाउस की तरफ दौड़ा दिया, जहां आज ईशान और शिवानी अपनी सुहागरात के लिए रुकने वाले थे। नितेश को इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि रात के 2:30 बज रहे हैं और वो एक नए जोड़े के सबसे प्राइवेट पलों में दखल देने जा रहा है। उसके लिए दुनिया के सारे रूल्स, सारी मर्यादाएं अनिका के नाम पर आकर खत्म हो जाती थी। कुछ ही देर में नितेश की गाड़ी ईशान के फार्म हाउस के बाहर जोरदार ब्रेक के साथ रुकी। सिक्योरिटी गार्ड्स नितेश को अच्छे से पहचानते थे, इसलिए किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि उसे अंदर जाने से कोई रोक पाए। नितेश गाड़ी से उतरा और लंबे लंबे कदम भरकर सीधा फार्म हाउस के अंदर घुस गया। फार्म हाउस के मास्टर बेडरूम में माहौल बड़ा रूमानी था। पूरे कमरे को लाल गुलाब की पंखुड़ियां और सुगंधित मोमबत्तियों से सजाया गया था। धीमी धीमी रोमांटिक धुन भी बज रही थी। शिवानी एक बड़े खूबसूरत रेशमी नाउट गाउन में बिस्तर के किनारे बैठी थी और ईशान उसके घुटनों के पास जमीन पर बैठकर बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लिए हुए था। ईशान ने अपनी जेब से एक लाल रंग की मखमली डब्बी निकाली और उसे खोला, जिसमें एक बड़ी कीमती और चमकती हुई डायमंड रिंग थी। ईशान ने शिवानी की आंखों में डूबकर बहुत रूमानी अंदाज में कहा, शिवानी मेरी जान, मैंने इस दिन का, इन पलों का कितनी रातों से इंतजार किया। ये मैं तुझे लफ्जों में बता नहीं सकता। आज तू पूरी तरह से मेरी हो गई है। ये मुंह दिखाई की अंगूठी तो बस एक छोटी सी निशानी है। असल में तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तेरे कदमों में बिछा चुका हूं। आई लव यू शिवानी। उसका यह प्रपोजल सुनकर आगे से शिवानी की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। उसने शर्मा कर कहा, आई लव यू टू ईशान। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम आखिरकार एक हो गए। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे। लेकिन इससे पहले कि शिवानी अपनी बात को पूरी कर पाती, तभी धड़ाम कमरे का दरवाजा इतनी जोर से खुला कि दरवाजे का हैंडल दीवार से टकरा गया। दरवाजे की जोरदार आवाज सुनकर ईशान हड़बड़ा कर अपनी जगह से उठा और शिवानी भी डर के मारे चीख कर बिस्तर के कोने में खिसक गई। तभी उन्होंने देखा कि कमरे के दरवाजे पर नितेश अग्रवाल खड़ा है। उसके दोनों हाथ उसकी कोट की जेब में थे। चेहरे पर एक खौफनाक शांति और आंखें सीधी ईशान पर टिकी थी। रोमांस के उस खूबसूरत माहौल में नितेश बिल्कुल कबाब में हड्डी बनकर टपक पड़ा था। ईशान ने जब नितेश को देखा तो उसका खून खोल गया। वो गुस्से में लाल पीला होकर चिल्लाया। उसने कहा, तू पागल हो गया क्या नितेश? दिमाग खराब है तेरा? रात के 3 बज रहे हैं तो समझ नहीं आता कि यह हमारा बेडरूम है। इंसान नोक करके आता है बेवकूफ। तू यहां कर भी क्या रहा है इस वक्त? लेकिन उसकी गुस्से भरी बात सुनकर भी नितेश के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। वो बड़े इत्मीनान से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसने गुलाब की पंखुड़ियों से सजे उस कमरे को एक सरसरी निगाह से देखा और फिर पास रखे एक सोफे पर आराम से बैठ गया। उसने अपनी एक टांग दूसरी टांग पर चढ़ा ली और बड़ी ठंडी आवाज में कहा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू लव बर्ड्स। मुझे पता है मैं गलत वक्त पर आया हूं, लेकिन मेरा काम बहुत जरूरी है। और वैसे भी ईशान, तू तो जानता है ना, नितेश अग्रवाल कभी दरवाजा खटखटाकर अंदर नहीं आता। मैं सीधा अंदर ही आता हूं। उसकी यह बात सुनकर ईशान ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने चिढ़कर कहा, तेरा काम? ऐसा कौन सा तूफान आ गया यार जो सुबह का इंतजार नहीं कर सकता था तुम? भाई मेरी सुहागरात है आज। रहम खा मुझ पर और दफा हो जाए यहां से। उसकी यह बात सुनकर नितेश ने अपनी जेब से वो 123 रुपए निकाले और उन्हें बीच में रखे
कांच के टेबल पर फेंक कर कहा, तू अपनी सुहागरात मना ईशान। मैंने तुझे कब रोका? तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। मुझे बस तेरी बीवी से कुछ पूछना है, और जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, मैं इस सोफे से 1 इंच भी नहीं हिलने वाला। तू चाहे तो अपनी रोमांटिक बातें जारी रख सकता है। तभी शिवानी, जो अब तक खौफ से कांप रही थी, उसने नितेश की यह बात सुनकर अपना दुपट्टा ठीक किया और डर कर ईशान के पीछे छुप कर कहा, ईशान, ये कौन है और ये इस तरह हमारे कमरे में क्यों घुस आए हैं? तब ईशान ने गहरी सांस छोड़कर शिवानी की तरफ देखा और कहा, अरे ये वही मेरा सन की दोस्त शिवानी, नितेश अग्रवाल, जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था ना। ये दिमाग से थोड़ा हिला हुआ है, तुम इससे डरो मत, मैं इसे अभी बाहर निकालता हूँ। लेकिन तभी नितेश ने अपना हाथ उठाया और शिवानी की तरफ अपनी गहरी नजर गड़ाकर थोड़ी नरमी से लेकिन कड़क आवाज में कहा, ओह भाभी जी, आपको मुझसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं बस आपकी बेस्ट फ्रेंड अनिका मेहता के बारे में कुछ जानने आया हूँ। मुझे उसकी हर एक डिटेल चाहिए। वो क्या पसंद करती है, क्या सोचती है, उसका रूटीन क्या है, उसे किस तरह के लड़के पसंद है, सब कुछ। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे अनिका के बारे में A to Z सब कुछ बता नहीं देती। अनिका का नाम सुनते ही शिवानी की आंखों में एक चमक और साथ ही एक हैरानी भी आ गई। वही नितेश के मुंह से अनिका का नाम सुनकर ईशान ने अपना माथा पीट लिया और बोला, अरे भाई, तू सच में पागल हो गया है। तू उसी चुड़ैल के लिए मेरी सुहागरात खराब करने आ गया। शिवानी, इसे कुछ मत बताना, ये धक्कर मार कर यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन तभी शिवानी ने आगे जाते हुए ईशान का हाथ पकड़कर उसे शांत किया। शिवानी अब नितेश के उस जुनून को समझ पा रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर नितेश की आंखों में देखा और कहा, नितेश जी, मैं समझ गई हूं कि आप अनिका को लेकर क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप जो भी सोच रहे हैं वो कभी मुमकिन नहीं हो सकता। आप अपना वक्त और अपनी भावनाएं दोनों बर्बाद कर रहे हैं। उसकी यह बात सुनकर आगे से नितेश ने अपनी आंखें सिकोड़ी और आगे की तरफ झुककर खतरनाक आवाज में पूछा, मुमकिन नहीं हो सकता क्यों? क्या वो किसी और से प्यार करती है? अगर ऐसा है तो मैं उस इंसान को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता हूँ। भाभी जी, आप बस नाम बताइए उसका। तभी आगे से शिवानी ने तुरंत नाम में सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, लेकिन लेकिन वो जिस तरह के इंसान की तलाश में है, आप उस पैमाने पर कभी खरे नहीं उतर सकते हैं। शिवानी की यह बात सुनकर आगे से नितेश ने अपनी बाहें सीने पर बांध ली। एक चुनौती भरे लहजे में कहा, ऐसा क्या चाहिए जो उसे नितेश अग्रवाल के पास नहीं? पैसा, रुतबा, पावर, क्या चाहिए उसे? मैं पूरी दुनिया उसके कदमों में लाकर खड़क सकता हूँ। तभी शिवानी ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब देकर कहा, यही तो बात है नितेश जी, उसे आपका ये पैसा, रुतबा, पावर कुछ नहीं चाहिए। उसे इन सब चीजों से सख्त नफरत है। अनिका को कोई ऐसा बिगड़ा हुआ अमीरजादा तो बिल्कुल नहीं चाहिए जो अपने बाप की दौलत पर ऐश करता हो और जिसका नाम विवादों से भी जुड़ा हुआ हो। यह कहते हुए शिवानी ने एक गहरी सांस ली और अनिका के बारे में पूरा तफसील से बताकर आगे कहा, अनिका बहुत ही उसूलों वाली लड़की है। उसके पिता एक बहुत ही ईमानदार गवर्नर हैं। उसने भी वही संस्कार सीखे। उसे वो लड़के पसंद नहीं हैं जो काले धंधे करते हैं या जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। उसे कोई रईस ज्यादा तो बिल्कुल नहीं, बल्कि एक आम लड़का चाहिए जो बड़ा ईमानदार हो, जो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक एक साफ सुथरी इज्जतदार नौकरी करता हो, जो पसीना बहाकर अपनी मेहनत की रोटी कमाता हो, चाहे वो लड़का साइकिल पर ही क्यों ना चलता हो, लेकिन उसके दामन पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। अनिका को ऐसा इंसान चाहिए जो सच्चाई के रास्ते पर चलता हो, जिसमें अहंकार ना हो और जो गरीबों की इज्जत करना भी जानता हो।
ये कहते हुए शिवानी एक पल के लिए रुकी। फिर उसने नितेश की आंखों में देखकर सीधे सीधे कहा, और और आप तो इन सब चीज़ों के बिल्कुल उलट हैं नितेश जी। आपका बैकग्राउंड, आपके पिता का वो अंडरवर्ल्ड का रुतबा, आपका ये बेहिसाब पैसा, अनिका को इन सब चीज़ों से घिन आती है। आप दोनों की दुनिया के बीच एक ऐसी दीवार है जिसे कभी गिराया भी नहीं जा सकता। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप उसे भूल जाएं। ये सारी बात सुनकर नितेश के दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया। शिवानी ने अनिका की जो तस्वीर पेश की और जिस आदर्श इंसान की उसे तलाश थी, वो सब नितेश के बावजूद उसके वजूद के बिल्कुल उलट थी। नितेश एक अंडरवर्ल्ड डॉन का बेटा था, जिसकी पहचान ही खौफ और बेहिसाब काले पैसे से जुड़ी थी। नितेश के हाथ निराशा लगी। वो कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया था। कमरे में अब सिर्फ घड़े की टिक टिक की आवाज आ रही थी। नितेश ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। उसके दिमाग में अनेका को वो मासूम लेकिन गुस्से से भरा हुआ चेहरा घूमने लगा। कुछ पलों बाद नितेश ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब निराशा नहीं, बल्कि एक अजीब सी खतरनाक जिद चमक रही थी। उसके होठों पर एक गहरी निराशा भरी लेकिन बहुत ही दृढ़ मुस्कान आ चुकी थी। वो धीरे से सोफे से उठा। उसने शिवानी की तरफ देखा, बहुत ही शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, भाभी जी, आपने मुझे बता दिया कि उसे क्या पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब चलता हूँ। उसकी यह बात सुनकर ईशान ने चैन की सांस लेकर कहा, चलो फाइनली तुम्हें अकल आ गई। प्लीज अब जाओ यहाँ से, हमें बख्श दो यार। उसकी यह बात सुनकर नितेश दरवाजे की तरफ मुड़ा, लेकिन वो फिर अचानक रुका। उसने पीछे बिना मुड़े उस सर्द और गूंजती आवाज में कहा, ईशान, शिवानी भाभी, मैंने ये तो मान लिया कि अनिका को नितेश अग्रवाल पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसके लिए बदल नहीं सकता। ये कहते हुए नितेश धीरे से घूमा और उसकी आंखों में अब एक पागलपन जुनून था। उसने एक एक शब्द को चबाकर कहा, अगर उसे एक ईमानदार लड़का चाहिए तो मैं ईमानदार बनूंगा। अगर उसे एक आम इंसान चाहिए जो 9 to 5 की नौकरी करता हो तो मैं वो नौकरी करूंगा। अगर उसे वो इंसान पसंद है जो पसीने की कमाई खाता है तो मैं ये अपना सारा साम्राज्य, ये दौलत, ये रुतबा, सब कुछ आग में झोंक दूंगा। आज इसी कमरे में आप दोनों के सामने मैं ये कसम खाता हूं कि अनिका के लिए मैं वो इंसान बनकर दिखाऊंगा जो उसने अपने ख्यालों में बुना है। नितेश अग्रवाल आज से मर गया। अब अनिका के लिए एक नया इंसान जन्म लेगा। शिवानी और ईशान दोनों नितेश की इस भयानक जिद और उसके उस खौफनाक जुनून को देखकर सन रह गए। नितेश ने अपनी बात खत्म की। कमरे का दरवाजा खोलकर उस अंधेरी रात में ऐसे बाहर निकला जैसे कोई बवंडर अपनी दिशा तय करके एक नई तबाही की तरफ बढ़ रहा हो। अब नितेश के मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अनिका के लिए खुद को बिल्कुल नए सांचे में ढालना, चाहे इसके लिए उसे अपने पिता से बगावत ही क्यों ना करनी पड़े, चाहे इसके लिए उसे अपनी पूरी पहचान ही क्यों ना मिटानी पड़े। वो रात नितेश को ऐसे ही अनिका के ख्यालों में निकालनी पड़ी। अगली सुबह हमेशा की तरह वो मनाली की सर्द और धुंध भरी सुबह थी। सूरज अभी भी पहाड़ों से निकला नहीं था कि नितेश अग्रवाल की काली चमचमाती लग्जरी गाड़ी शहर की खाली सड़कों पर किसी काले चीते की तरह दौड़ रही थी। रात भर उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं आया। अनिका का वो बेबाक चेहरा, उसकी कत्थई आंखें, उसकी वो निडर आवाज नितेश के दिमाग में किसी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। नितेश ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। चीड़ के पेड़ों से टकरा कर आने वाली बर्फ जैसी ठंडी हवा
उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन उसके अंदर जो आग धधक रही थी उसे ये सर्द हवा भी बुझा नहीं पा रही थी। वो स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए खुद से ही बातें कर रहा था। उसने खुद से ही पूछा, क्या सच में तू एक आम इंसान बन सकता है नितेश? क्या तू अपनी इस पहचान, इस दौलत, इस खौफ को पीछे छोड़कर उस सादगी भरी दुनिया में जा सकता है? अनिका को सच्चाई पसंद है, और लेकिन मेरी क्या सच्चाई है? जो मैं असल हूं उसे वो कभी 1% कबूल नहीं कर पाएगी। वो ये सब सोचते हुए कुछ देर अपनी उस करोड़ों की गाड़ी में इधर से उधर पागलों की तरह घूमता रहा। उसके अंदर का घमंड और उसका नया नया प्यार आपस में भयानक जंग लड़ रहे थे। एक तरफ उसका मन कर रहा था कि वो पूरी पहचान मिटा दे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर बैठा वो अग्रवाल इंडस्ट्री का वारिस ये तसल्ली करना चाहता था कि सच में क्या अनिका उस रूप में भी थोड़ा भूत अपना सकती है जो असल में वो है। अपने इसी अंतर्द्वंद को खत्म करने के लिए उसने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया और फिर से सीधे ईशान के घर की तरफ चल पड़ा। ईशान के घर का दरवाजा जब बजा तो ईशान ने आंधी नींद में झुंझलाकर दरवाजा खोला। सामने नितेश को खड़ा देखकर ईशान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ईशान ने अपने बाल नोच कर कहा, भाई तू सच में पागल हो गया है क्या, या मुझे पागल करके छोड़ेगा? कल रात 3 बजे तू हमारी सुहागरात में कबाब की हड्डी बना, और आज सुबह सुबह फिर उठकर आ गया। रात भर में तेरा भूत नहीं उतरा क्या? तभी आगे से नितेश ने बिना ईशान की परवाह किए उसे कंधे से पीछे धकेला और सीधा घर के अंदर दाखिल हो गया। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, चुप कर ईशान, मुझे तुझसे नहीं भाभी से काम है। शिवानी भाभी कहाँ है? तभी शिवानी हाथ में 2 चाय की प्यालियां लेकर आई। नितेश को सुबह सुबह अपने ड्राइंग रूम में देखकर वो भी ठिठक गई। शिवानी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ नितेश जी? आप इतनी सुबह क्या अभी भी कुछ पूछना रह गया था? तभी नितेश ने शिवानी के सामने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने शिवानी से माफी मांगकर कहा, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी सुबह ऐसे ही खराब कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जान हलक में अटक गई है। मुझे आज ही अनिका से मिलना है, लेकिन एक आम इंसान बनकर। लेकिन इससे पहले मैं बस एक आखिरी बार ये कन्फर्म करना चाहता हूँ कि क्या सच में मेरे इस असली रूप से उसे इतनी नफरत है? क्या 1% भी चांस नहीं कि बाय चांस वो मुझे मेरे इस रुतबे के साथ एक्सेप्ट कर ले? और ये जानने के लिए ही आपको मेरी मदद करनी होगी भाभी जी, प्लीज। इससे पहले कि शिवानी उसकी बात का जवाब दे पाती, तभी ईशान ने उसे बीच में टोक कर गुस्से से कहा, तू दिमाग से पैदल है क्या? शिवानी क्यों तेरी मदद करेगी, और तू चाहता क्या है? तभी आगे से नितेश ने ईशान को घूर कर शांत रहने का इशारा किया और शिवानी की तरफ मुड़कर बड़े मिन्नतों वाले स्वर में कहा, भाभी कल अनिका ने आपकी शादी में जो किया, आपके ससुर को जो सबक सिखाया, उसके लिए आपको उसे एक थैंक यू गिफ्ट तो देना चाहिए ना। आप आज ही अभी अनिका के घर जाएंगे, मैं आपको उसके लिए एक बहुत ही शानदार गिफ्ट लेकर दूंगा। आप वो गिफ्ट उसे देंगी और बातों ही बातों में उससे पूछेंगी कि क्या वो किसी ऐसे इंसान को अपना सकती है जिसके पास बेहिसाब दौलत हो, जो पावरफुल हो लेकिन उसका बैकग्राउंड थोड़ा डार्क हो। प्लीज भाभी, मेरे लिए इतना कर दीजिए प्लीज। शिवानी ने असमंजस में ईशान की तरफ देखा। ईशान ने ना में सिर हिलाया, लेकिन नितेश की उस दीवानगी और झुकी हुई नजरों को देखकर शिवानी का दिल पसीज गया। इसलिए शिवानी ने हार मानकर कहा, ठीक है नितेश जी, मैं अनिका के घर चले जाऊंगी, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जो जवाब आपको कल रात मिला था वही जवाब आज भी मिलेगा। वो लड़की नहीं बदलने वाली है।
तभी नितेश ने एक और जिद करके कहा, मुझे बस अपने कानों से सुनना है भाभी, मैं खुद सुनना चाहता हूँ कि वो क्या कहती है। कुछ देर में नितेश और शिवानी शहर के सबसे बड़े और महंगे गिफ्ट बुटीक में खड़े थे। नितेश ने अपनी दौलत का पूरा रौब दिखाकर दुकान के मालिक से कहा, मुझे इस दुकान की सबसे नायाब चीज चाहिए, कुछ ऐसा जो बहुत कीमती हो लेकिन देखने में बहुत सादा लगे, कुछ ऐसा जो किसी की ईमानदारी और उसकी हिम्मत की कद्र करता हो। काफी देर की खोजबीन के बाद नितेश ने एक बहुत ही खूबसूरत असली हीरे और प्लेटिनम से बनी एक विंटेज कलम पसंद की। वो कोई मामूली पेन नहीं था, उसकी कीमत लाखों में थी। नितेश ने वो मखमली डब्बा शिवानी के हाथों में रखकर कहा, ये ठीक रहेगा, वो आईएएस की तैयारी कर रही है ना, ये कलम उसकी सच्चाई और उसकी पढ़ाई दोनों के काम आएगी, और ये आपकी तरफ से है भाभी, ताकि उसे कोई शक ना हो। इसके बाद दोनों अनिका के घर की तरफ निकल पड़े। अनिका का घर बहुत ही साफ सुथरी शांत सरकारी कॉलोनी में था। नितेश ने अपनी गाड़ी अनिका के घर से 2 गली पहले ही रोक दी। उसने अपनी जेब से 2 छोटे हाईटेक ईयरबड्स निकाले। एक ईयरबड उसने अपने कान में लगाया और दूसरा शिवानी को देकर कहा, भाभी ये ईयरबड आप अपने बालों में पीछे छुपा लीजिए, आपका फोन ऑन रहेगा और लाइन चालू रहेगी। मैं यहाँ गाड़ी में बैठकर आपकी और अनिका की एक एक बात सुनूंगा। आप बिल्कुल नॉर्मल रहिएगा, उसे शक नहीं होना चाहिए कि आप उसे किसी तरह से टटोलने आई हैं। शिवानी ने घबराहट में सिर हिलाया, ईयरबड्स को अपने घले बालों के नीचे सेट कर लिया, फोन चालू करके पर्स में रखा और अनिका के घर की तरफ पैदल चल पड़ी। नितेश अपनी गाड़ी में बैठा, आंखें बंद किए हुए स्टीयरिंग पर उंगलियां थपथपाता हुआ अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। शिवानी ने जैसे ही अनिका के घर की घंटी बजाई, कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुला। सामने अनिका खड़ी थी। उसने एक बहुत ही साधारण सा सफेद रंग का सूती सूट पहना था, बाल जूड़े में बंधे थे और आंखों पर पढ़ाई वाला चश्मा था। अनिका ने खिलखिलाकर शिवानी को गले लगाकर कहा, अरे मिसेस शिवानी ईशान मेहरा, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह, क्या बात है महारानी, अपने ससुराल में मन नहीं लग रहा जो विदाई के अगले ही दिन अपनी सहेली के पास भागी चली आई। ईयरबड में अनिका की वो मीठी चुलबली और खनकती हुई आवाज सुनते ही नितेश के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। शिवानी ने हंसकर जवाब देकर कहा, पागल है क्या, मैं तो बस तुझे थैंक यू बोलने आई थी। कल तो जूने मेरे ससुर जी को अकल ठिकाने लगाई ना, अगर तू ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता, मेरे पापा तो टूट ही गए थे। तभी आगे से अनिका ने शिवानी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अंदर ड्राइंग रूम में जाकर कहा, अरे चल बैठ तू, मैं मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना, और वैसे भी मुझे ऐसे दहेज के भूखे ढोंगी और दो मोहे लोगों से सख्त चिढ़ है। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। ये कहकर अनिका किचन में चली गई। वहीं उधर नितेश गाड़ी में बैठा एक एक आवाज को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने सुना कि अनिका जब चाय लेकर वापस आई तो शिवानी ने अपने पर्स से रखी वो मखमली डब्बी निकाली और अनिका की तरफ बढ़ाकर कहा, देख अनिका, ये मेरी और ईशान की तरफ से तेरे लिए एक छोटा सा थैंक यू गिफ्ट है, प्लीज इसे मना मत करना। अनिका ने चाय के कप टेबल पर रखे और थोड़ी झिझक के साथ वो डब्बी खोली। अंदर रखे उस बड़े कीमती और चमकते हुए प्लेटिनम के पेन को देखकर अनिका की आंखें बड़ी हो गई। अनिका ने वो डब्बी वापस शिवानी को देकर कहा, शिवानी, ये पेन, तू पागल हो गई है क्या, ये बहुत महंगा लग रहा है यार, तू जानती है ना कि मुझे ये महंगे गिफ्ट्स और दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए। उसकी यह बात सुनकर उधर नितेश की धड़कनें तेज हो गई। तभी शिवानी ने बात को संभाल कर कहा, अरे यार रख लेना, तू आईएएस की तैयारी कर रही है, जब तू कलेक्टर बनेगी ना तो इसी पेन से अपने पहले ऑर्डर पर साइन करना, प्लीज अनिका, मेरी कसम है तुझे। कसम सुनकर अनिका ने हार मानकर
वो डब्बी रख ली। इसके बाद चाय की चुस्कियां लेकर शिवानी ने मौका देखकर धीरे से बात का रुख मोड़ कर कहा, अच्छा अनिका, एक बात बता, कल तूने इतनी बहादुरी दिखाई, तू इतनी उसूलों वाली है। मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आता कि तेरे लिए लड़का ढूंढना कितना मुश्किल होगा। मतलब तुझे असल में कैसा लड़का पसंद है? मान ले कोई ऐसा लड़का हो जो तुझे दुनिया भर की सारी खुशियां दे सकता हो, बहुत अमीर हो, उसके पास पावर हो, मतलब एक इशारे में वो तेरे लिए कुछ भी कर दे, लेकिन उसका बैकग्राउंड थोड़ा क्रिमिनल हो, वो 2 नंबर के काम करता हो, तो क्या तू उसे मौका देगी? शिवानी का इस सवाल ईयरबड के जरिए नितेश के कानों में पहुंचा। नितेश ने अपनी सांसें रोक ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह अनिका के जवाब का इंतजार कर रहा था। अनिका ने चाय का कप टेबल पर रखा और उसकी आवाज अचानक गंभीर और कड़क हो गई। उसने शिवानी की बात का जवाब देकर कहा, शिवानी, तू मुझे इतने सालों से जानती है यार, फिर भी तू मुझसे बेवकूफी भरा सवाल पूछ रही है। दौलत, पावर, ऐशो आराम, क्या करूंगी मैं इन कागज के टुकड़ों पर जिन पर बेगुनाहों के खून की छींटे हैं? मुझे ऐसा कोई लड़का नहीं चाहिए जो अपने बाप के कमाए हराम के पैसों पर ऐश करता हो, या जो लोगों के अपना खौफ दिखाकर खुद को भगवान समझता हो। अनिका की हर एक बात नितेश के सीने में किसी तेज खंजर की तरह उतर रही थी। अनिका ने अपनी बात को जोर देकर कहा, अमीर तो वो गुंडे और अंडरवर्ल्ड के लोग भी होते हैं जो शहर को अपनी जागीर समझते हैं, लेकिन क्या वो इंसान कहलाने के लायक नहीं? नहीं, मुझे ऐसा आदमी चाहिए ही नहीं। मुझे वो लड़का चाहिए जिसकी आंखों में सच्चाई हो, जिसके कपड़े से महंगे परफ्यूम की नहीं, बल्कि उसकी मेहनत के पसीने की महक आती हो, जो चाहे सुबह 9 to 5 की एक मामूली नौकरी करता हो, चाहे वो खटारा साइकिल पर क्यों ना चलता हो, लेकिन जब रात को वो सोए तो उसका जमीर की आवाज उसे डराए नहीं। मुझे एक साफ सुथरा, ईमानदार और सच्चा जीवन साथी चाहिए। क्रिमिनल्स और 2 नंबर का धंधा करने वालों के लिए मेरे दिल में प्यार तो क्या, सिर्फ और सिर्फ नफरत और घिन है यार। नितेश ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से भींच लिया कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गई। शिवानी ने जो रात को कहा था, अनिका के मुंह से वो बात सुनकर नितेश का बचा खुचा भर्म भी टूट गया। शिवानी ने बात को हल्का करने की कोशिश करके कहा, अरे बाबा, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, तू इतना क्यों भड़क रही है? अनिका ने गहरी सांस ली और चश्मे को ठीक करके कहा, देख शिवानी, मेरी पसंद नापसंद जो भी हो, लेकिन आखिरकार फैसला तो मेरे बाबा का होगा ना। तू जानती है मेरे बाबा मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी की कमाई खाई। वो मेरे लिए जो भी लड़का चुनेंगे मैं बिना कुछ सोचे समझे उसे शादी कर लूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे बाबा कभी भी किसी गलत या बेईमान इंसान का हाथ मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं रखेंगे। इतना कहने के बाद अनिका थोड़ी शर्मा गई। उसने अपने चेहरे पर आई एक लट को कान के पीछे किया और धीरे से कहा, और वैसे भी तुझे एक सिगरेट बात बताऊं, बाबा ने मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया है। ये सुनते ही शिवानी एकदम चौंक गई। उसने हैरान होकर पूछा, क्या, लड़का देख लिया और तू मुझे अब बता रही है? वहीं उसकी बात सुनकर उधर गाड़ी में बैठे नितेश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग पर बिजली गिरा दी। उसकी आंखें झटके से खुल गई। तभी इधर अनीका ने मुस्कुराकर आगे कहा, इनफैक्ट शिवानी, आज शाम को वो लड़का और उसके घर वाले मुझे देखने भी आ रहे हैं। बाबा ने मुझसे कहा कि लड़का बहुत सीधा साधा है, किसी बैंक में अच्छी पोस्ट पर है और बहुत ही शरीफ परिवार से है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद बाबा आज ही रिश्ता पक्का कर दें। अनिका की यह बात सुनकर नितेश के कानों में एक जहर पड़ गया। वो अंदर ही अंदर खूंखार जानवर, वो अग्रवाल इंडस्ट्री का जालिम वारिस, जो सुबह से एक आम इंसान बनने का नाटक कर रहा था, वो पूरी तरह से जाग उठा। नितेश के नथुने गुस्से में फूलने लगे। उसने गुस्से में मन ही मन सोचा, कोई और, अनिका को कोई और देखने आ रहा है और वो भी पसंद कर लेगी वो। ये सोचते हुए उसका खून इस कदर खोल उठा कि इसकी आंखों में लाल डोरे आ गए। उसने तुरंत
अपने वो कान से ईयरबड निकाला और डैशबोर्ड पर पटक दिया। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। प्यार और सादगी का वो नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका था। नितेश ने झटके में अपनी कोट के अंदरूनी जेब में हाथ डाला और अपना दूसरा एनक्रिप्टेड ब्लैक फोन निकाला। ये वो फोन था जिससे वो अंडरवर्ल्ड और उसके काले कारनामों के ऑर्डर दिए जाते थे। उसने एक नंबर डायल किया। सिर्फ 2 घंटे बजने के बाद दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। जी छोटे मालिक, हुक्म कीजिए। ये नितेश का सबसे खूंखार और वफादार सिक्योरिटी हेड जुबैर था। वहीं इधर से नितेश की आवाज में अब वो पहली सुबह वाली बेबसी नहीं थी। उसकी आवाज में एक ऐसा जहर और मौत का फरमान था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। नितेश ने दहाड़ कर कहा, जुबैर, गवर्नर मेहता के घर पर आज शाम को एक लड़का आ रहा है अपनी शादी का रिश्ता लेकर। मुझे अगले 10 मिनट के अंदर, सिर्फ 10 मिनट के अंदर, उस लड़के की पूरी कुंडली मेरे फोन पर चाहिए। वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके रगों में कितना खून है, मुझे एक एक चीज की डिटेल चाहिए। दूसरी तरफ से जुबैर ने बिना कोई सवाल किए तुरंत कहा, जी छोटे मालिक, अभी हो जाएगा, लेकिन आगे का क्या हुक्म है? तभी नितेश ने अपने दांत पीसकर बड़े खौफनाक और सर्द लहजे में कहा, उसकी कुंडली निकालते ही अपने सबसे बेहतरीन आदमियों को भेजो। वो लड़का आज शाम को गवर्नर के घर नहीं पड़ना चाहिए। उसके बीच रास्ते से उसे उठा लो, उसे किडनैप करो, सीधा हमारे पुराने वाले गोदाम लेकर आओ, और अगर उसने जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसकी टांगे तोड़ देना। अनिका सिर्फ और सिर्फ नितेश अग्रवाल की है। जो भी उसके और मेरे बीच में आएगा, मैं उसे इस दुनिया से मिटा दूंगा। जाओ, अभी के अभी निकलो। ये कहते हुए उसने फोन काट दिया। नितेश ने फोन को बगल वाली सीट पर फेंका और एक शैतानी मुस्कान के साथ सामने अनिका के घर की तरफ देखकर कहा, तुझे एक आम इंसान चाहिए था ना अनिका, वो तुझे मिलेगा, लेकिन वो आम इंसान मैं बनूंगा। मेरे अलावा कोई और तुझे देखने की हिम्मत भी करे, ये नितेश अग्रवाल जिंदा रहते हुए कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह बड़बड़ाते हुए नितेश ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की जोरदार दहाड़ के साथ उसकी काली लग्जरी गाड़ी ने तेजी से रिवर्स लिया और उस शांत सरकारी कॉलोनी की सड़कों पर टायरों के निशान छोड़कर एक तूफान की तरह वहां से गायब हो गई। अब मनाली की वादियों में एक बहुत ही खतरनाक और खूनी खेल शुरू होने वाला था। एक ऐसा खेल जिसमें नितेश अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था और अनिका अपने उसूलों के लिए किसी से भी टकराने को तैयार थी। दुनिया दोनों की अलग थी, लेकिन तकदीर ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन क्या होगा आगे, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहें। दोस्तों, आपका एक लाइक हमें हिम्मत देता है आगे नेक्स्ट एपिसोड बनाने का, तो जल्दी से जल्दी लाइक करके जरूर